काला अतीत। सुबह सुबह काम की ऐसी मारामारी रहती है कि अखबार पढ़ना तो दूर की बात, पलट कर देखने तक का टाइम नहीं होता मेरे पास। देवेन और बच्चों को ऑफिस व स्कूल भेजकर मुझे खुद अपने ऑफिस के लिए भागना पड़ता है। शाम को ऑफिस से आते आते बहुत थक जाती हूँ। फिर रात के खाने की तैयारी, बच्चों का होमवर्क कराने में कुछ याद ही नहीं रहता कि अपने लिए भी कुछ करना है। एक संडे ही तो मिलता है जिसमें मैं अपने लिए कुछ कर पाती हूँ। आज संडे था, इसलिए आराम से मैं अखबार के साथ चाय का मजा ले रही थी। तभी एक न्यूज़ पढ़कर शॉक्ड रह गई। लिखा था, एक पति ने इसलिए अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि शादी से पहले उसका बलात्कार हुआ था। मुझे अखबार में आंख गड़ाए देख देवेन ने पूछा कि ऐसा क्या लिखा है अखबार में जो मैं चाय पीना भी भूल गई। चाय एकदम ठंडी हो चुकी थी, सो मैंने एक घूंट में ही सारी चाय खत्म की और बोली, देखो ना देवेन, कैसा जमाना आ गया है। एक पति ने इसलिए अपने पत्नी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि शादी से पहले उसका बलात्कार हुआ था। पति को लगा उसकी पत्नी ने उससे झूठ कहा, उसे धोखे में रखा। आज तक उसकी नजर में वह अपवित्र है, इसलिए अब वह उसे तलाक देना चाहता है। लेकिन बताओ जरा, इसमें उस औरत का क्या दोष है? क्या उसने जानबूझकर अपना बलात्कार करवाया होगा? यह सोचकर नहीं बताया होगा कि कहीं उसका पति उसे छोड़ न दे, और हादसा तो किसी के भी साथ हो सकता है ना देवेन? लेकिन वह अपवित्र कैसे बन गई? और अगर वह अपवित्र है तो फिर तो वह बलात्कारी भी अपवित्र हुआ। सही बात है। और फिर गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या फायदा? चाय का घूंट भरते हुए देवेन बोले, सच बोलूं तो लोग भले ही ज्यादा पढ़ लिख गए हैं, देश तरक्की कर रहा है, पर कुछ लोगों की सोच आज भी वही के वही है, निहायत ही दकियानुसी। इसमें उस औरत का भला क्या दोष? दोषी तो वो बलात्कारी हुआ ना। उसे पकड़कर मारो, जेल में डालो उसे, लेकिन यहाँ गुनहगार को नहीं बल्कि पीड़िता को सजा दिया जा रहे हैं, जो सरासर गलत है। मेरी बात पर सहमति जताते हुए देवेन बोले कि मैं बिल्कुल सही सोच रही हूँ। देवेन की सोच पर मुझे गर्व हुआ। लगा मैं कितनी भाग्यशाली औरत हूँ जो मुझे देवेन जैसे पति मिले। कितने उच्च विचार हैं उनके। लेकिन फिर लगा, है तो ये भी मर्द ही ना। दूसरों के लिए बोलना आसान होता है, लेकिन बात जब खुद पर आती है तो लोगों के लिए पचाना मुश्किल हो जाता है। मैंने देवेन का मन टटोलते हुए पूछा, देवेन, अच्छा एक बात बताओ, इस आदमी की जगह अगर तुम होते तो क्या करते? अचानक से ऐसे सवाल से देवेन मुझे चकचका कर देखने लगे। मैंने बात आगे बढ़ाई, नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि अगर कल को तुम्हें पता चल जाए कि शादी से पहले मेरा बलात्कार हुआ था और मैंने तुमसे यह बात अब तक छिपा कर रखी थी, तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? क्या तुम भी मुझे घर से बाहर निकाल दोगे, तलाक दे दोगे? मेरी बात पर देवेन खाली कप को गोल गोल घुमाते हुए शायद सोच रहे हो मेरी बात का क्या जवाब दिया जाए। फिर मेरी तरफ देखकर एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोले, तो पहले तुम बताओ कि अगर कल को तुम्हें पता चल जाए कि शादी से पहले मेरा किसी औरत के साथ संबंध था, तो तुम क्या करोगी? मुझे इस घर से बाहर निकाल दोगी या तलाक दे दोगी? देवेन ने तो मेरे सवालों में मुझे ही उलझा दिया। बोलो, चुप क्यों हो गई मैडम? देवेन मुस्कुराए और फिर वही सवाल दोहराया कि अगर उसके अतीत के बारे में मुझे पता चल जाए तो क्या मैं उन्हें छोड़ दूंगी, अलग हो जाऊंगी उनसे? बड़े चालाक हो तुम, सच में। मैं हंसी। तुमने तो मेरी बातों में मुझे ही उलझा दिया देवेन।
पीछे से देवेन ने गले में बाहें डालते हुए बोली, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी, क्योंकि वह शादी के पहले की बात थी। और पहले तुम क्या थे, किसके साथ थे, तुम्हारा संबंध क्या था भी या नहीं, इन बातों से मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। मेरी बात पर देवेन हंसते हुए मेरे हाथों को चूमकर बोले, तो फिर उसका भी यही जवाब है, और इसी बात पर एक एक कप चाय और हो जाए। मैं चाय बना रही थी कि दोनों बच्चे अतुल्य और मिक्की आंखें मीचते हुए मम्मा मम्मा कह मेरे पीछे लटक गए। उन्हें पुचकारते हुए मैं चाय लेकर देवेन के पास पहुंच गई। बच्चे पूछने लगे कि आज हम कहाँ घूमने चलेंगे। जवाब में मैंने उन्हें जल्दी से तैयार होने को कहा और खुद किचन में चली गई। नाश्ता करने के बाद हमेशा की तरह हम कहीं बाहर घूमने निकल पड़े। एक संडे ही तो मिलता है जब हम रिलैक्स होकर कहीं घूम सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। कोरोना के मामले भले ही कम हो गए हैं, पर अभी भी कहीं बाहर खाने में डर तो लगता ही है। इसलिए मैंने घर से ही कुछ नाश्ता बनाया और बिस्किट, नमकीन, चिप्स वगैरह बैग में रख लिए, ताकि बाहर से कुछ खरीदना न पड़े। बच्चे हैं, थोड़ी थोड़ी देर पर भूख लगती ही रहती है। शहर की भीड़ भाड़ में दूर हम एक शांत जगह पर चादर बिछाकर बैठ गए। बच्चे खेलने में मग्न हो गए और हम बातों में लग गए। कुछ ही देर बाद देवेन भी बच्चों के साथ बच्चे बनकर क्रिकेट में हाथ आजमाने लगे और मैं बैठी उन्हें खेलते देख रही और सोचने लगी कि भले ही देवेन ने कहा कि मेरे अतीत से उनका कुछ लेना देना नहीं, लेकिन जानती हूँ कि सच्चाई जानने के बाद उनके दिल में भी मेरे लिए वह प्यार और इज्जत नहीं होगी जो आज है। कहीं पढ़ा था कि मर्द पजेसिव और शक्की मिजाज के होते हैं। वे इस सामान्य सी बात को भी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक पत्नी अपने पति की लाख गलतियों को माफ कर सकती है, पर पति अपनी पत्नी की एक गलती भी सहन नहीं कर पाता। गाहे बगाहे उसी बात को लेकर ताना मारना, जलील करना, नीचा दिखाना और फिर अंत में छोड़ देना। मेरी सहेली रचना के साथ क्या हुआ? भावनाओं में बहकर बेचारी ने सुहाग रात पर अपने पति के सामने अपने प्रेमी का जिक्र कर दिया। यह भी बता दिया कि वह भी उस पर जान छिड़कता था। दोनों शादी करना चाहते थे, मगर उनके परिवार वाले राजी नहीं हुए। रचना के पति ने कितनी चालाकी से उसे विश्वास में लेकर कहा था कि अब दोनों एक हैं तो उनके बीच कोई राज नहीं रहना चाहिए, और रचना ने एक एक कर अपनी पूरी प्रेम कहानी पति को सुना दी। सुनकर तब तो उसके पति ने कोई रिएक्ट नहीं किया, पर कहीं न कहीं उनके अहम को ठेस पहुंची और जिसका बदला वह धीरे धीरे रचना को प्रताड़ित कर लेने लगा। बात बात पर उस पर शक करना, कहीं जाती तो उसके पीछे जासूस छोड़ देना, छुप छुप कर उसका फोन चेक करना। कहीं न कहीं उसके दिमाग में यह बात बैठ गई थी कि आज भी रचना का उसके पुराने प्रेमी से संबंध है और दोनों उसके पीठ पीछे रंगरलियां मनाते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मगर उसी बात को लेकर वह रचना से झगड़ा करता, शराब के नशे में गालियां बकता, उसे मारता, उसके माँ बाप को कोसता कि अपनी चरित्रहीन बेटी उसके पल्ले बांध दी। मैंने कहीं पढ़ा था मर्द अपनी बीवियों को लेकर बेहद शक्की मिजाज के गिरफ्त में होते हैं। वे कभी यह बात सहन नहीं कर सकते कि उनकी पत्नी कभी किसी और को चाहती थी या किसी ने उसका बलात्कार किया था। कहते हैं दुनिया में हर मर्ज की दवा है, पर शक की कोई दवा नहीं। पति के खराब व्यवहार के कारण रचना का जीवन नर्क बन चुका था और फिर एक रोज आजीज आकर उसने अपने पति से तलाक ले लिया और आज अकेले ही अपने दोनों बच्चों को पाल रही है, जबकि उसके पति का खुद कई औरतों के साथ संबंध रह चुके हैं। लेकिन रचना ने कभी उसे इस बात के लिए नहीं कोसा।
मर्द गलती कर माफी मांगने को अपना हक समझता है, लेकिन औरत की एक गलती पर सजा देने को आतुर रहता है। मर्द पराई औरतों को घूर सकता है, सिगरेट शराब पी सकता है, शराब के नशे में पत्नी को पीट सकता है, बात बात पर उसके मायके वालों को कोस सकता है, लेकिन अगर यही सब एक औरत करे तो वह बदचलन, बदमाश और न जाने क्या क्या बन जाती है। कहने को तो जमाना बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, पर कहीं न कहीं आज भी औरतें मर्दों के पांव की जूती ही समझी जाती हैं, जिसकी जगह पति के पैरों में होती है। फिर भी मैं जानती हूँ मेरे देवेन ऐसे नहीं हैं, बल्कि उनका तो कहना है कि पति और पत्नी दोनों गाड़ी के दो पहियों की तरह होते हैं, एकदम बराबर। अगर मैं कहूँ कि उस महिला की तरह मेरा भी बलात्कार कभी हुआ था, तो क्या देवेन इस बात को हल्के में ले सकते हैं? क्या वे यह कह पाएंगे कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता? कहने को भले ही कह दिया कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पड़ता है। मुझे तो लगता है हर मर्द को पड़ता है। जब एक धोबी के कहने पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपनी प्रिय पत्नी सीता को देश निकाला दे दिया था, वह भी तब जब वह उसके बच्चे की मां बनने वाली थी, फिर देवेन पर मैं कैसे भरोसा कर लूं कि वह मुझे माफ कर देंगे? नहीं, मुझ में इतनी ताकत नहीं है। इसलिए मैंने अपना काला अतीत हमेशा के लिए अपने अंदर ही दफन कर लिया है। भरे पूरे परिवार में मैं इकलौती बेटी थी। मैं घर में सबकी लाडली, दादी का लाड, माँ का दुलार, पापा का प्यार, हर हमेशा मुझ पर बरसता रहता था। लेकिन इस प्यार को मैंने कभी भी नाजायज फायदा नहीं उठाया। पढ़ने में मैं हमेशा से होशियार रही। स्कूल में मेरे अच्छे नंबर आते थे, लेकिन औरों की तरह कभी मुझे डॉक्टर, इंजीनियर बनने का शौक नहीं रहा। मैं तो IAS बनना चाहती थी। जब भी किसी लड़के के बारे में पढ़ती या सुनती कि वह IAS बन गई, जब भी किसी लड़की के बारे में पढ़ती या सुनती कि वह IAS बन गई, तो सोचती मैं भी IAS बनूंगी एक दिन। दिन रात मेरी आंखों में बस एक ही सपना पलता कि मुझे IAS बनना है। पापा से बोल भी दिया था कि 12वीं के बाद मैं यहाँ गोरखपुर में नहीं पढ़ूंगी, बल्कि मुझे अपनी आगे की पढ़ाई दिल्ली जाकर करनी है। उस पर पापा ने कहा था कि जहाँ मेरा मन लगे मैं वहाँ जाकर पढ़ाई कर सकती हूँ, पर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि IAS बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। उस पर मैंने कहा था, हाँ पता है मुझे, और मैं खूब मेहनत करूँगी पापा, प्रॉमिस। एक दिन जब मैंने यह बात अपने दोस्त मोहन को बताया, जो कि मेरे साथ मेरी ही क्लास में पढ़ता था, तो उसका चेहरा उतर गया। कहने लगा कि वह मेरे जैसा पढ़ने में होशियार नहीं है, लेकिन उसका भी मन करता है कि दिल्ली जाकर पढ़ाई करने का। पढ़ाई क्या करना था, उसे तो बस मस्ती करने दिल्ली जाना था। और यह बात उसके बाबूजी भी अच्छे से समझ रहे थे। तभी तो उन्होंने कहा था कि पैसे की बर्बादी नहीं करनी है उन्हें। अभी 2 बेटियां ब्याहने की है, और जब पता है कि लड़का पढ़ने वाला नहीं है, फिर गोबर में घी डालने से क्या फायदा। उसकी बात पर मुझे हंसी आ गई थी। छेड़ते हुए कहा, हाँ सही तो कह रहे हैं चाचा जी, गोबर में घी डालने से क्या फायदा, गोबर कहीं का। इससे तो अच्छा है कि तू अपने बाबूजी की चूड़ियों का बिजनेस संभाल ले, पढ़ने से भी बच जाएगा और डांट भी नहीं पड़ेगी तुझे। बोलकर मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी बातें उसे इतनी बुरी लग जाएगी कि वह मेरे साथ स्कूल जाना ही छोड़ देगा। मोहन का और मेरा घर आसपास ही था। उसकी माँ और मेरी माँ की आपस में खूब बनती थी। हम दोनों साथ ही स्कूल आया जाया करते थे। मोहन के साथ स्कूल जाने में माँ के मन को एक तसल्ली रहती थी कि साथ में कोई है,
रक्षक के तौर पर। लेकिन उस दिन की बात को लेकर मोहन मुझसे गुस्सा था। मुझे भी लगा मैंने गलत बोल दिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था मुझे। मैं उसकी माफ़ी मांगने उसके घर गई तो उसके सामने ही उसके माँ बाबूजी उसे ताना मारते हुए कहने लगे कि एक सुमन को देखो, पढ़ने में कितनी होशियार है, और एक तुम किसी काम के नहीं हो, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। नफरत भरी नज़र मोहन पर डालते हुए चाचा जी जब यह बोले तो मुझे भी बहुत ही बुरा लगा। बेचारा बेकार में डांट खा रहा है। उन्होंने तो यहाँ तक कि कह दिया कि इस बार अगर वह 12वीं में पास नहीं हुआ तो उसे चूड़ियों की दुकान पर बिठा देंगे। और हुआ भी वही। मोहन 12वीं में फेल हो गया और वहीं मैं 96% अंक पाकर पूरे जिले में टॉपर बनी। मेरे इतने अच्छे अंकों से पास होने पर मोहन मुझसे इतना जलभुन गया कि उसने मुझसे बात करना ही छोड़ दिया। इसमें भला मेरी क्या गलती थी? फिर भी मैं उसे ढांढस बंधाती कि कोई बात नहीं, मेहनत करो, इस बार पास हो ही जाओगे। मेरा दिल्ली के एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया था और 2 दिन बाद ही मुझे दिल्ली के लिए निकलना था। इसलिए सोचा बाजार से थोड़ी बहुत खरीदारी कर लेती हूँ। पीछे से किसी का स्पर्श पाकर चौंकी। पलट कर देखा तो मोहन खड़ा था। वह मुझे देखकर मुस्कुराया तो मैं भी हंस पड़ी। राहत की सांस ली कि चलो अब ये मुझसे गुस्सा नहीं है। दोस्त रूठा रहे, अच्छा लगता है क्या? क्या बात है, बहुत खरीदारी हो रही है। वैसे क्या क्या खरीदा? मेरे बैग के अंदर झांकते हुए उसने पूछा तो मैंने कहा कि कुछ खास नहीं, बस कुछ जरूरी सामान। वह कहने लगा कि अब तो मैं चली जाऊंगी, इसलिए उसके साथ चाट पकौड़ी खाने चलूं। चाट पकौड़ी के नाम से ही मुंह में पानी आने लगा। और फिर मोहन जैसे दोस्त को मैं खोना नहीं चाहती थी, इसलिए बिना माँ पापा को बताए उसके साथ चल पड़ी। एक हाथ में बैग थामे और दूसरा हाथ उसके कंधे पर रख मैं बस बोलती ही जा रही थी कि दिल्ली के अच्छे कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया है और 2 दिन बाद जाना है। लेकिन मेरी बात पर वह बस हूँ किए जा रहा था। उसने जब अपनी बाइक चाट पकौड़ी की दुकान पर न रोककर कहीं और मोड़ी तो थोड़ा अजीब लगा मुझे। मैंने टोका भी कि कहाँ ले जा रहे हो मुझे, तो हंसते हुए बोला कि क्या मुझे उस पर भरोसा नहीं है? ऐसी बात नहीं है मोहन, वो माँ बाप चिंता करेंगे ना। मैंने कहा तो वह कहने लगा कि वह मुझे एक अच्छी जगह ले जा रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मुझे लेकर उसकी नीयत में खोट आ चुकी है। वह हीन भावना से इतना ग्रस्त हो चुका था कि उसने मुझे पूरी तरह बर्बाद करने का सोच ही लिया था। वह मुझे शहर के दूर एक खंडहर नुमा घर में ले गया और बोला कि इस घर से बाहर का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखता है। मैंने कहा मुझे डर लग रहा है मोहन, चलो यहाँ से। लेकिन वह कहने लगा कि जब वह साथ है तो क्यों डर रही हो। जैसे ही हम खंडहर के अंदर गए और जब तक मैं कुछ समझ पाती उसने मेरा मुंह दबा दिया और मेरे साथ यह कहकर वह मेरा बलात्कार करता रहा कि बहुत घमंड है न तुझे अपनी पढ़ाई पर, बड़ा IAS बनना चाहती है न तू, देखते हैं कैसे बनती है तू IAS, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा तुझे। वह मेरे कपड़े के साथ मेरी आत्मा के भी टुकड़े करता रहा और मैं दर्द से कराहती रही। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस मोहन को मैंने अपना भाई माना वह मेरे साथ ऐसा कर सकता है। उसने मेरी दोस्ती का ही नहीं बल्कि मेरे विश्वास का भी गला घोट दिया था। मेरा बलात्कार करने के बाद वह मुझे वहीं छोड़कर भाग गया। मेरा सारा अरमान मेरे सपने की तरह बिखर चुके थे। मैं उठ भी नहीं पा रही थी। किसी तरह खुद को घसीटते हुए कपड़े को अपनी तरफ खींचा और अपने बदन को ढकने लगी। इधर मेरे घर न पहुंचने पर माँ, पापा, दादी सब बहुत परेशान हो उठे। पापा को इस तरह की चिंता सताने लगी कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ या मुझे कुछ हो तो नहीं गया।
मोहन से पूछने पर उसने कहा कि उसे नहीं पता सुमन कहाँ है, और वह तो सुमन से कई दिनों से मिला भी नहीं है। मेरी सारी सहेलियों से भी पूछा जाकर, लेकिन सबका यही कहना था कि सुमन यहाँ नहीं आई है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दोपहर की निकली मैं रात के 10 बजे तक कहाँ गई थी। थक हार कर पापा पुलिस के पास जा ही रहे थे कि दरवाजे पर फटे हाल अवस्था में मुझे देख सबकी चीखें निकल गई। कुछ पूछते उससे पहले ही मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। सब समझ चुके थे कि उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है, पर किसने किया कुछ पता नहीं। होश में आने पर मैंने बताया कि मोहन ने मेरा बलात्कार किया तो सब सकते में आ गए, क्योंकि वे सब मोहन को मेरा रक्षक समझते थे जो भक्षक निकला। गुस्से में मेरे पापा की आंखों से अंगारे बरसने लगे। माँ की आंखों से तो आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दादी भी माथा पीटते हुए बस रोए जा रही थी। पापा पुलिस में मोहन के खिलाफ केस करने जा ही रहे थे कि दादी ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोली कि इसमें उनकी बेटी की भी बदनामी होगी। फिर कौन करेगा सुमन से शादी? क्या उम्र भर बेटी को बैठा कर रख पाओगे? दादी के कहने पर पापा के कदम रुक भी गए, पर उनका गुस्सा नहीं रुक पा रहा था। दुनिया का कोई भी बाप अपनी बेटी को दर्द से कराहते नहीं देख सकता। और फिर पापा की तो मुझ में जान बसती थी। मुझे चोट लग जाती कभी तो पापा के मुंह से आह निकल पड़ती थी। पापा का तो मन कर रहा था कि गुंडे हायर कर उस मोहन की एक एक हड्डी तुड़वा दे, जीवन भर के लिए उसे लंगड़ा लूला अपाहिज बना दे। अपने साथ हुए हादसे ने मुझे भी डिप्रेशन में ला दिया। मेरा पढ़ाई लिखाई में से मन हट गया। मेरा जो सपना था IAS बनने का, वह भी कहीं खो गया। मेरे साथ साथ घर के बाकी लोग भी तनाव के सैलाब में डूब गए। मेरी हालत देख पापा मुझे समझाने की कोशिश करते कि सब कुछ भूल कर मैं अपने सपने के बारे में सोचूं, लेकिन अब मेरा कोई सपना नहीं था। यहाँ तक कि किताबों से भी मुझे चिढ़ होने लगी। और इसी बीच दादी भी गुजर गई तो मैं और टूट गई। मैं दादी के बहुत करीब थी। उनका जाना मेरे लिए दूसरा सदमा था। जीवन एकदम खाली खाली सा लगने लगा था मुझे। दुनिया बेरंग लगने लगी मुझे। मन करता मर जाऊं या कहीं भाग जाऊं, इतनी दूर कि कोई मुझे ढूंढ न पाए। घर में हर दम चहकने वाली मैं मुरझा सी गई। वहीं दृश्य मेरी आंखों के सामने नाचने लगते और मैं बिलख बिलख कर रो पड़ती। मुझे तो मेरे शरीर से भी नफरत होने लगी। लगता कि मेरे शरीर को ही नोच खसोट डालूं या तेल छिड़क कर इसमें आग लगा दूं। मेरी हालत देख पापा मुझे माहौल से दूर ले जाएं। उन्होंने अपना तबादला यहीं दिल्ली में करवा लिया और एक कॉलेज में मेरा एडमिशन करवा दिया ताकि पढ़ने लिखने में मेरा मन लगा रहे। लेकिन फिर भी मुझे ठीक से पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही थी। वही बातें, वही दृश्य मेरी आंखों के सामने नाचने लगता और मैं फूट फूट कर रोने लगती। मेरी हालत देख पापा मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास ले गए। इलाज से फर्क भी पड़ा, लेकिन जब मैं IAS नहीं बनना चाहती थी, कुछ भी नहीं बनना चाहती थी, लेकिन क्या करना चाहती थी वह भी मुझे पता नहीं था। ग्रेजुएशन के बाद पापा के जोर देने पर MBA में एडमिशन ले लिया, क्योंकि अगर मैं बिजी न रहती तो शायद खुद को खत्म कर लेती और मेरे बाद मेरे माँ बाप का क्या होता, यह सोचकर मैं खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करती। MBA के बाद दिल्ली के ही एक कंपनी में मेरी जॉब लग गई। वहीं मेरी मुलाकात देवेन से हुई। देवेन फ्लूट बहुत बढ़िया बजाते थे। जब भी वह फ्लूट बजाते तो मैं उनकी ओर खींची चली जाती थी। वे बातें भी बहुत बढ़िया करते थे। उनका सौम्य मितभाषी स्वभाव मेरे लिए संजीवनी का काम करने लगा। उनके साथ रहते हुए मैं नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाने लगी थी। मुझे अब दुनिया की हर चीज़ अच्छी लगने लगी थी।
हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो चुकी थी कि हम साथ ऑफिस आने जाने लगे थे। हमारी दोस्ती कब प्यार में बदल गई हमें पता ही नहीं चला। एक रोज भी एक दूसरे को न देखना हमें बेचैन कर जाता था, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से अपने मन की बात कहने में झिझक रहे थे। याद है मुझे वह 14 फरवरी का दिन। देवेन ने मुझे कॉफी हाउस में मिलने के लिए बुलाया था, पर मुझे नहीं पता था कि उसमें मेरे लिए सरप्राइज पार्टी रखी है। सबके सामने घुटने के बल बैठकर गुलाब देकर उसने मुझे प्रपोज करते हुए कहा था, विल यू मैरी मी? और मैंने हंसते हुए हाँ बोलकर वह गुलाब स्वीकार भी किया था। वहां बैठे सारे लोग तालियां बजाने लगे और मैं शर्म से लाल हो गई थी। मेरी तरह देवेन भी अपने माँ बाप के इकलौते संतान थे और उनके लिए भी अपने बेटे की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं था। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं देवेन को किसी भी अंधेरे में नहीं रखूंगी। उसे अपने काले अतीत के बारे में सब कुछ सच सच बता दूंगी। लेकिन माँ ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। मैंने कहा भी कि देवेन वैसे बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ही खुले विचारों के इंसान है वह तो खुद बलात्कारियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के पक्षधर हैं। उस पर माँ बोली थी कि हाँ, वो मानती है कि देवेन में एक अच्छे पति बनने के सारे गुण हैं और वे इंसान भी सुलझे हुए हैं। लेकिन एक पति चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, सुलझा हुआ इंसान क्यों ना हो, पर वह यह बात हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी पत्नी का बलात्कार हो चुका है, किसी और ने उसके शरीर को छुआ है। अगर मुझे देवेन के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारनी है तो मुझे अपने काले अतीत को हमेशा के लिए दफन करना ही होगा। मुझे अपनी दोस्त रचना की याद आ गई और लगा शायद माँ सही कह रही है। देवेन की फ्लूट की आवाज ने मेरा ध्यान भंग किया तो मैं अपने अतीत से बाहर निकल गई। देवेन ने इशारों में कहा कि मैं भी उसके साथ आकर खेलूं। न चाहते हुए भी मैं उसके साथ खेल में शामिल हो गई। बच्चे काफी थक चुके थे, आते ही सो गए। मैं देवेन के सीने पर सर रखकर यहाँ वहाँ की बातें करने लगी और वे उसी तरह मेरे बालों को सहलाते रहे। फिर पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। सुबह देवेन जब बेटी के साथ मुझे जगाने आए तो मेरी नींद खुली। सुबह की चाय देवेन ही बनाते थे। बच्चों को स्कूल भेजकर हम भी अपने अपने ऑफिस के लिए निकल गए। इसी तरह हंसते मुस्कुराते हमारे जीवन के और कई साल निकल गए। अब तो बच्चे भी बड़े हो चुके हैं। अतुल्य इस बार बोर्ड की एग्जाम में बैठने वाला था और मिक्की 9th पास कर 10th में जाने वाली थी। बच्चों के एग्जाम के बाद हमने दार्जिलिंग घूमने का प्रोग्राम बनाया और सोचा उधर से आते समय माँ बाप से भी मिल लूंगी। पहले वे खुद हमसे मिलने आ रहे थे या हम उनसे मिलने जाते थे, मगर बच्चों की पढ़ाई छुट्टियां के कारण जल्दी जल्दी आना नहीं हो पाता। अब फोन पर भी बातें होती। माँ बाप दोनों बीपी शुगर के पेशेंट हैं तो ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं कर पाते। मुझे तो छुट्टी की कोई समस्या नहीं है, मगर देवेन के पास छुट्टियां नहीं होती, इस बात की शंका थी। बच्चे कितने खुश हैं दार्जिलिंग घूमने को लेकर, लेकिन कहीं छुट्टी न मिले तो मज़ा किरकिरा हो जाएगा। बच्चों का तो मूड ही खराब हो जाएगा। मैं अपनी ही सोच में डूबी थी कि देवेन ने मुझे हिलाते हुए कहा, छुट्टी सैंक्शन हो गई, चलने की तैयारी कर लो अब। सुनकर मैं खुशी के मारे झूम उठी। माँ बाप से कितने दिनों बाद मिलना होगा। रिटायरमेंट के बाद माँ बाप फिर से गोरखपुर शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि वहाँ भी हमारा घर, जगह, जमीन वगैरह हैं। दार्जिलिंग घूम घूम कर हम इतने थक चुके थे कि माँ का घर जन्नत से कोई कम नहीं लग रहा था। सही कहते हैं, भले ही आप 5 स्टार होटल में रह लो, पर घर जैसा सुख कहीं नहीं मिलता।
माँ कहने लगी कि यहीं पास में ही एक नया मॉल खुला है, तो जाकर घूम आओ। लेकिन बच्चे जाने से मना करने लगे कि उन्हें नाना नानी के साथ ही रहना है, तो आप दोनों ही हो आओ। सच में बड़ा ही भव्य मॉल था। फूड कोर्ट और सिनेमा हॉल भी वहीं थे। मैं कब से गंगूबाई फिल्म देखने का सोच ही रही थी। आज मौका मिला तो टिकट काटकर हम दोनों हॉल में घुस गए। सोचा आई हूँ तो माँ बाप और बच्चों के लिए थोड़ी बहुत खरीदारी भी कर लूँ। अपने लिए 2-4 कॉटन की कुर्ती खरीदनी थी मुझे। गर्मी में कॉटन कपड़े आरामदायक होते हैं। सो मैं लेडीज सेक्शन में घुस गई और देवेन पता नहीं किधर कहाँ क्या देखने लगे। मैं अपने लिए कुर्ती देख ही रही थी कि पीछे से जानी पहचानी आवाज सुन अचकचा कर देखा तो मोहन मुझे घूर रहा था। उसे देखते ही लगा कि जैसे किसी ने मेरे सीने पर जोर से खंजर भोंक दिया हो। एकाएक वह सारा दृश्य मेरी आंखों के सामने नाच गया। उसे इग्नोर कर मैं झटके से आगे बढ़ने ही वाली थी कि मेरा रास्ता रोककर वह खड़ा हो गया और बोला, अरे सुमन, मैं मोहन, पहचाना नहीं क्या मुझे? हटो मेरे सामने से। बोलते हुए मेरे होठ कपकपाने लगे। अरे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और कहती हो कि हट जाओ मेरे सामने से। चलो ना कहीं बैठकर बातें करते हैं। उसकी बात पर मैंने दूसरी तरह से मुंह फेर लिया। ओह, शायद अभी भी गुस्सा हो मुझसे। वैसे तुम्हारे पति भी साथ आए हैं ना? मोहन रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया तो मेरा दिल धक कर गया कि इस नीच इंसान का क्या भरोसा कि देवेन के सामने ही कुछ न कुछ बकने लगेगा। इसलिए मैं जल्द से जल्द मॉल से बाहर निकल गई। लेकिन वह तो मेरा रास्ता रोककर खड़ा ही हो गया। आखिर क्या चाहता है अब वो मुझसे? क्यों मेरे सूख चुके जख्मों को कुरेद कुरेद कर फिर से लहूलुहान कर देना चाहता है मुझे, और मेरी बसी बसाई गृहस्थी को उजाड़ने पर तुला हुआ है। देवेन को अगर इस बात का पता लग गया कि मेरा बलात्कार हो चुका है तो क्या वह मुझे माफ करेंगे? निकाल तो नहीं देंगे अपनी जिंदगी से मुझे? मैंने दोनों हाथ जोड़कर मोहन से विनती की, मुझे जाने दो प्लीज। लेकिन वह तो बदतमीजी पर उतर आया और कहने लगा कि मैंने पाप किया था, उसका दिल दुखाया था और उसी की मुझे सजा मिली है। मेरी वजह से ही वह अपने घर से नकारा साबित हुआ। मेरी वजह से उसे चूड़ियों की दुकान पर बैठना पड़ा जो वह कभी भी नहीं चाहता था। अपनी हर नाकामी के लिए वह मुझे ही दोषी ठहरा रहा था। तुम इसी लायक हो, मैंने भी गुस्से में बोल दिया। वह तिलमिला उठा और कहने लगा कि उसने मेरा बलात्कार करके बहुत सही किया, उसी लायक हूँ मैं। बड़ी चली थी आईएएस बनने, बन गई आईएएस। वह बलात्कार का दोषी भी मुझे ही ठहरा रहा था, बल्कि उसका कहना था कि दुनिया में जितनी भी लड़कियों का बलात्कार होता है उसके लिए वह खुद ही दोषी होती हैं। वही मर्दों को बलात्कार करने के लिए उकसाती है। वह देवेन से सारी सच्चाई बताने की धमकी देने लगा और मैं डर गई कि कहीं सच में ये देवेन को जाकर कुछ उल्टा सीधा न बोल दे। एक तो उसने मेरे साथ गलत किया और दूसरा मुझे को धमका रहा था। कैसी सच्चाई? क्या बताने वाले हो तुम मुझे? पीछे से देवेन की आवाज सुनाई दी। मैं सन्न सी रह गई कि कहीं उन्होंने हमारी बातें तो नहीं सुन ली। और क्या कह रहे थे तुम? अभी की दुनिया में जितने भी बलात्कार होते हैं उसके लिए महिलाएं दोषी हैं, वही मर्दों को बलात्कार के लिए उकसाती हैं। देवेन की बात पर पहले तो वह सक्का बक्का रह गया, फिर बेशर्मों की तरह हंसते हुए बोलते ही रहा। देवेन बीच में ही बोल पड़ा, लगता है तुमने सही से पढ़ाई लिखाई नहीं की। अगर की होती तो पता होता कि रेप केस में औरतें नहीं मर्दे सलाखों के पीछे होते हैं। बोलकर देवेन ने मोहन को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा और वह सहम गया। कहीं देवेन ने कुछ सुन तो नहीं लिया। डर के मारे मैं कांप उठी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं मोहन कुछ बोल न दे, लेकिन देवेन का हाथ पकड़ते हुए मैं बाहर निकल आई। लेकिन देवेन के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। अफसोस होता है मुझे, बलात्कार एक ऐसा अपराध है जिसमें अपराधी तो पुरुष होता है,
लेकिन अपराध बोध का दंड उम्र भर के लिए महिलाओं को झेलना पड़ता है। आखिर क्यों? क्यों समाज में बदनामी के डर से महिलाएं चुप्पी साध लेती हैं? क्यों नहीं मजबूती से आवाज उठाती ताकि बलात्कारियों को उनकी कभी न माफ की जाने सकने वाली कठोर से कठोर सजा मिल सके? क्यों अपराधियों को आजाद घूमने के लिए छोड़ दिया जाता है और महिलाएं खुद घुट घुट कर जीने को मजबूर हो जाती हैं? बोलो सुमन, जवाब दो, आखिर क्यों? मेरा तो पूरा शरीर थर्रा उठा कि देवेन को क्या हो गया है आज। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? सब पता है मुझे। शादी के एक दिन पहले ही तुम्हारे पापा ने मुझे सब कुछ बता दिया था, लेकिन दुख होता है कि तुमने मुझे अपना नहीं समझा। क्या नहीं भरोसा था तुम्हें मुझ पर? हम सुख दुख के साथी है सुमन। मेरा हाथ अपने हाथों के बीच दबाते हुए देवेन भावुक हो उठे। शादी के वक्त हमने वादा किया था एक दूसरे से कि हम कभी भी एक दूसरे से कुछ भी नहीं छिपाएंगे, लेकिन फिर भी तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया और खुद अकेली ही सारा दर्द सहती रही, क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा या तुम्हें ही दोषी मानूंगा। ऐसा सोच भी कैसे लिया तुमने सुमन? पवित्रता और निष्ठा तो मन से होती है, जन्नांगों से नहीं। इसलिए आज के बाद यह कभी मत सोचना कि वह तुम्हारा काला अतीत था। मुझे अपनी बाहों में भरते हुए देवेन बोले तो मैं उनके सीने से लग कर सिसक पड़ी। आज मेरे मन का सारा गुबार आंखों के रास्ते निकल गया। मेरे मन में जो एक डर था कि कहीं किसी रोज देवेन को मेरा काला अतीत का पता चला तो क्या होगा, वह डर आज काफूर हो चुका था। लेकिन अब मैं उस मोहन को उसकी करने की सजा दिलवाना चाहती थी। मैंने दृढ़ निश्चय कर देवेन से कहा, हाँ बिल्कुल, और इसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। देवेन बोले, लेकिन कैसे? क्योंकि मेरे पास उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। मेरी बात पर देवेन हंस पड़े और बोले, है ना सबूत? भला कैसे नहीं? ये सुनो, इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए अदालत? कहकर देवेन ने अपना मोबाइल ऑन कर दिया। मोहन खुद अपने मुंह से अपना सारा गुनाह कबूल कर रहा था। उसने जोर जोर से मेरे साथ किया यह सब कुछ बक चुका है और सारी बातें देवेन ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली थी। अब देवेन ने मोहन और मुझे बात करते देखा तो छिपकर वहीं खड़े हो गए थे और सारी बातें उन्होंने अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड कर ली। देवेन का हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने एक गहरी सांस ली और खुद से ही कहा, मुझे अब न तो समाज की परवाह है और ना ही लोगों की कि वे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मेरे पति जो मेरे साथ खड़े हैं। नाउ डियर सोसाइटी, यू जस्ट वेट एंड वॉच। अब तुम अपना काला अतीत याद करके रोओगे। माई बेस्ट एमिनी एवर, मिस्टर मोहन।